हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू अनलॉक जीएस एकेडमी। आज हम एक महत्वपूर्ण सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें हम यूपीएससी के जीएस के चारों पेपर को आंसर राइटिंग के द्वारा कवर करने का प्रयास करेंगे, जिसमें हम चारों पेपर में से किसी भी रैंडम टॉपिक को लेकर उसे समग्र रूप से पूरा करने का प्रयास करेंगे। इस सेशन में अगर हम बात करें तो हम 4 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जिसमें से एक क्वेश्चन रहेगा आधुनिक भारतीय इतिहास का, 2 क्वेश्चन रहेंगे भारतीय समाज खंड से और एक क्वेश्चन रहेगा भारतीय राज्य व्यवस्था से। हमारी कोशिश ये रहेगी कि ये क्वेश्चन तो आप सॉल्व कर ही सकें, साथ ही साथ उस टॉपिक से संबंधित अन्य यदि कोई क्वेश्चन बनता है तो वह भी आप सॉल्व करने की स्थिति में रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा जीएस पेपर 1 मॉडर्न इंडिया से संबंधित है, जिसमें पूछा गया है कि जो औपनिवेशिक शासन के खिलाफ आदिवासी विद्रोह और विद्रोह विफल होने के कारणों की जांच करें, साथ ही साथ विद्रोह क्यों महत्वपूर्ण है और आज के समय में इनका क्या महत्व है। तो अगर हम इसमें खंडों की बात करें तो इसको अगर हम खंड में तोड़ें तो इसके 4 खंड हैं, जिसमें सबसे पहले आपको आदिवासी विद्रोह के बारे में पूछा गया है। सेकंड आपको पूछा गया है विद्रोह विफल होने के कारणों की जांच के बारे में, और ये विद्रोह क्यों महत्वपूर्ण है और आज के समय में इनका क्या महत्व है। तो चलिए देखते हैं इसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। इसमें सबसे पहले हम परिचय इंट्रोडक्शन को देंगे, देन फिर उसमें बॉडी का स्ट्रक्चर देंगे जिसमें हम कारण बताएंगे, उसके महत्व के बारे में बताएंगे और आज क्या क्यों महत्वपूर्ण है उसके बारे में बताएंगे। देन उसके निष्कर्ष के बारे में हम इसमें चर्चा करेंगे। यदि हम इस क्वेश्चन के परिचय के बारे में बात करें तो 30-40 शब्दों में आप जनजातीय आबादी के द्वारा विद्रोह क्यों किए गए, साथ ही साथ उन विद्रोह का नेचर क्या था, वे किस तरीके की प्रवृत्तियों से प्रेरित थे, तो इसमें को आप 30-40 वर्डों में आप लिख सकते हैं। अगर फर्स्ट में अगर हम बात करें तो जनजातीय आबादी वह रूढ़िवादी थी जो कि किसी भी तरीके के परिवर्तन के खिलाफ थी, और यदि हम उसके नेचर की बात करें, उसकी प्रवृत्ति की बात करें तो वह क्रांतिकारी प्रवृत्तियों से प्रेरित थी। और इसके कारण की अगर हम बात कर लें तो ब्रिटिश जो आदिवासी समाज में जो कि बुराइयां थीं उनके हिसाब से उनको दूर करने का प्रयास कर रही थी। इसके अलावा जो आदिवासी जो जंगल पर निर्भर थे वह उसे कई तरीके के कानून लाकर उसको बदल दिया गया, जैसे कि उनका जो भोजन, चारे व ईंधन और स्थानीय खेती पर जो निर्भर किया करते थे वे जंगल पर, वह उसको ब्रिटिश के द्वारा अपनी नीतियों के द्वारा बदल दिया गया। तो इन्हीं सब चीज़ों को आप 30-40 शब्दों में इंट्रोडक्शन के रूप में, परिचय के रूप में लिख सकते हैं। और अगर हम इसकी आप बात करें बॉडी की, जो इसमें असफलता के कारण की अगर हम बात करें तो इसके कई कारण थे, जिसमें अपने क्षेत्र में स्थानीय रूप से ये शक्तिशाली थे, लेकिन अगर हम इसको राष्ट्रीय दृष्टिकोण के रूप में देखें तो ये स्थानीयकृत थे और इनकी जो घटनाएं हो रही थी वह अलग अलग हो रही थी। इसके कारण ये ब्रिटिश पर उतना प्रभाव नहीं डाल सके जितना ये डाल सकते थे। इसके अलावा इनकी जो शिकायतें थी वह स्थानीय हुआ करती थी। राष्ट्रीय स्तर पर जो लोग थे वह इनकी स्थानीय शिकायतों से जुड़ ना सके। एंड तीसरे में अगर हम बात कर लें तो विद्रोह की कोई विचारधारा नहीं थी, और विद्रोह की कोई विचारधारा होने के कारण वे किसी भी तरीके का एक वैकल्पिक समाधान भी प्रस्तुत करने की स्थिति में नहीं थी। और इसके जो अधिकांश नेता थे वे अर्ध सामंती किस्म के थे, जिनका जो दृष्टिकोण था वो पारंपरिक व रूढ़िवादी किस्म का था। वो किसी भी तरीके के ठीक परिवर्तन के लिए भी वे उसका विरोध किया करते थे। और अंग्रेज यदि उनको विद्रोह किया उन्होंने और यदि अंग्रेजों के द्वारा उनको कुछ रियायत दे दी गई तो वे आसानी से सहमत हो जाया करते थे। किसी तरीके के उनके सुधार की उन्होंने मांग नहीं की, जिसके कारण से राष्ट्रीय स्तर की जनता उनसे नहीं जुड़ सकी और ये स्थानीय आंदोलन के रूप में ही रहे। यही इनकी असफलता के कारण है। अगर हम बात करें कि आदिवासी आंदोलन का महत्व, जो कि तीसरे खंड में पूछा गया है कि आदिवासी आंदोलन का महत्व क्या है, तो इसके महत्व के बारे में देखें तो उसने जो उस समय की जो ब्रिटिश शासन की जो दमनकारी प्रवृत्ति थी उसको उजागर करने का प्रयास किया। साथ ही साथ ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक संयुक्त धारणा निर्माण करने का उन्होंने प्रयास किया। इसके अलावा जो जनजातीय लोगों को एक साथ लाना और एक देश की चेतना के रूप में विकसित करने में उनका एक महत्वपूर्ण प्रयास रहा। इसके अलावा जो जनजातीय विद्रोह थे वे सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक कारणों की वे पहचान कर सके, जिसमें सबसे विशेषकर था उनके जो भूमि का अधिग्रहण कर रहे थे ब्रिटिश के द्वारा, उनके जो जंगल के अधिकार से उनको वंचित किया जा रहा था। तो आदिवासी आंदोलनों ने जनता के सामने उसको उजागर करने का प्रयास किया। इसके अलावा इसमें जो पूछा गया है कि आज के समय में इसकी क्या प्रासंगिकता है, तो आज के समय में यह युवाओं को प्रेरित कर सकता है कि वे अपने यहाँ की जो समस्याएं हैं उसके सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक कारणों को
पहचानें और सरकारों को उन समस्याओं को दूर करने के लिए प्रेरित करें। अगर हम इसमें बात करें कि आदिवासी विद्रोह के कारण, ये क्वेश्चन में नहीं पूछा गया है, लेकिन हमने तय किया है कि हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के साथ साथ उन चीज़ों को भी इसमें सॉल्व देखेंगे जो कि आपको उससे संबंधित अगर कोई क्वेश्चन आता है तो उसको सॉल्व करने की भी आप स्थिति में रहें। तो इसमें हम आदिवासी विद्रोह के कारण को भी जान लेते हैं। आदिवासी विद्रोह का कारण ये भू राजस्व का अधिरोपण था। अकाल की स्थिति होने के कारण भी इन्होंने भू राजस्व को अधिक से अधिक ब्रिटिश के द्वारा वसूला जाता था। इसके अलावा हम इसमें एक एक एग्जाम्पल भी दे सकते हैं, जैसे कि चौआर विद्रोह जो कि मिदनापुर जिले के जंगल महल और बांकुरा जिले में हुआ। तो एक पॉइंट हम भू राजस्व के अधिरोपण से संबंधित लिख सकते हैं। दूसरा हम ब्रिटिश नीतियों से संबंधित, जिसमें 1864 में इन्होंने वन विभाग की स्थापना की। साथ ही साथ 1865 में ये सरकार भी वन अधिनियम 1865 लेकर आए, भारतीय वन अधिनियम 1878 लेकर आए। इन अधिनियम के द्वारा जो आदिवासी लोगों की जो गतिविधियां थीं जंगल में, उनकी गतिविधियों को वहां पर प्रतिबंधित कर दिया गया और इसी के खिलाफ इन्होंने विद्रोह किया। और उसका एक एग्जाम्पल हम देख सकते हैं कोया विद्रोह के रूप में, जो कि 1879 से 86 के बीच में चला। और इसके अलावा तीसरे पॉइंट के रूप में हम देख सकते हैं कि कृषि का विस्तार इन्होंने ये करते गए, जिसके कारण जो आदिवासियों पे जो जंगल के अधिकार थे वह सीमित होते गए। और इसी के विद्रोह के रूप में हम देख सकते हैं राजमहल पहाड़ियों में जो पहाड़िया विद्रोह हुआ था 1778 में, उसको इसके परिणाम के रूप में देखा जा सकता है। इसके अलावा और कारण की अगर हम बात करें तो नए आबकारी नियम लेकर आए जिन्होंने शराब को प्रतिबंधित कर दिया। और अगर हम जनजाति की बात करें तो ये उनकी एक संस्कृति का एक महत्वपूर्ण गुण हुआ करता है शराब। तो इसके कारण से आदिवासी लोग विद्रोह के लिए प्रेरित हुए। साथ ही साथ जो वन भूमि का जो बड़े पैमाने पर हस्तांतरण कर दिया गया, जो भारी लोगों को ये डीकू कहकर बुलाया करते थे, तो इनकी कई सारी भूमियों का हस्तांतरण कर दिया बाहर के हिंदू, सिख, मुस्लिमों को। साथ ही साथ जो कोल प्रमुख थे उनको बड़े पैमाने पर भूमि का हस्तांतरण किया गया। इसके अलावा जो वनों में स्थानांतरित खेती जो की जाती थी, जिसे स्लैश एंड बर्न खेती के रूप में भी जाना जाता है, वह की जाती थी, तो वह उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। उसके विद्रोह के रूप में हमें खासी और गारो विद्रोह देख सकते हैं। साथ ही साथ निजी संपत्ति की धारणा स्थापित कर दी गई, जिससे जो आदिवासियों के जंगलों पर जो सामूहिक अधिकार थे वह उससे वंचित हो गए। इसके अलावा जो व्यापारी व साहूकारों के द्वारा इनका शोषण किया जाता रहा आदिवासियों का, जिसके विद्रोह के रूप में संताल विद्रोह को हम देख सकते हैं। ईसाई मिशनरियों ने भी यहाँ पर हस्तक्षेप किया। इनके जो पारंपरिक जो कर्मकांड हुआ करते थे उनमें इनके द्वारा हस्तक्षेप किया गया ब्रिटिश के द्वारा, तो जिसके कारण से ये विद्रोह प्रेरित हुए। और इसके विद्रोह के रूप में हम ताना भगत आंदोलन को देख सकते हैं। इसके बाद हम इसके निष्कर्ष के रूप में लिख सकते हैं कि कई आदिवासी विद्रोह जो कि स्थानीय रूप से रहे, लेकिन 1857 में वे अपने चरम स्तर पर पहुंच गए। इसके अलावा जो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की जो शुरुआती चरण था उनमें इन विद्रोह ने काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे जो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन है उसमें भी इन जो आदिवासी आंदोलन थे इनका काफ़ी महत्व रहा। इस तरीके का निष्कर्ष हम इसमें दे सकते हैं। ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया आदिवासी विद्रोह से संबंधित। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन लैंगिक GS1 के सोसाइटी पेपर से संबंधित है, जिसमें लैंगिक असमानता के क्या कारण है इसके बारे में पूछा गया है। साथ ही साथ इसके प्रभाव का परीक्षण इसमें आपको करना है। तो इसमें वही चलेगा, परिचय, फिर उसका बॉडी स्ट्रक्चर, देन फिर आप उसके ऊपर आपको निष्कर्ष देना है। अगर हम परिचय की अगर हम इसमें बात कर लें तो भारत में लैंगिक समानता में, तो इसमें आप इसमें कुछ इंडेक्स का जिक्र कर सकते हैं, जिसमें आप ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022 की बात कर सकते हैं, जो कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा निकाला जाता है। इसमें 146 देशों में अगर हम बात करें तो 135वें नंबर पर हमारा भारत देश आता है। इसके अलावा इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि जो लैंगिक समानता लाने में अभी हमें भारत में कितने साल लग जाएंगे, 132 साल लग जाएंगे। जबकि 2021 में अगर हम बात करें तो इस रिपोर्ट ने 136 साल की बात की गई थी। तो 2022 में जो रिपोर्ट आई है उसमें केवल 4 साल ही कम हुए हैं। अगर हम बात करें भारत के उसके पड़ोसी देशों से तो उसका काफ़ी ख़राब प्रदर्शन रहा है। अगर हम पाकिस्तान और अफगानिस्तान को छोड़ दें तो बांग्लादेश और नेपाल और श्रीलंका से भी भारत काफ़ी नीचे है। तो इस इंडेक्स का जिक्र करके आप इस क्वेश्चन को स्टार्ट कर सकते हैं लैंगिक असमानता से संबंधित। अब देख लेते हैं इसके कारण के बारे में। अगर समाज के अंदर देखें
तो उच्च लिंग विभाजन है समाज में, जो कि 62.5% तक है। और विशेषकर अगर हम बात करें तो राजनीतिक क्षेत्र में, साथ ही साथ आर्थिक भागीदारी और अवसर की अगर हम बात करें तो उसमें लिंग विभाजन काफ़ी ज़्यादा है। इसके अलावा इन पुरुष और महिला के बीच में वेतन अंतर भी है। महिलाओं की अगर भुगतान की बात करें तो उनको काफ़ी कम वेतन मिलता है पुरुषों की तुलना में। अगर इसमें रिपोर्ट का जिक्र करें तो महिलाओं को जो वेज मिलता है, जो उनको पारिश्रमिक मिलता है, वो 34% मिलता है पुरुष की अपेक्षा में। अगर पुरुष को 100 रुपये मिलता है तो महिला को 34 रुपये ही मिलता है। अगर हम श्रम बल में भागीदारी की इनकी बात करें तो 2020 तक दक्षिण एशिया में भारत में जो भागीदारी सबसे कम थी दक्षिण एशिया देशों की अगर हम बात कर लें। साथ ही साथ 5 में से 4 महिलाएं ना तो काम कर रही हैं और ना ही किसी तरीके के काम की तलाश में हैं। इसके अलावा जो महिलाएं हैं उनकी नौकरी खोने की दर ज़्यादा है। ऑक्सफैम के अनुसार अगर हम बात करें तो 2020 में भारत में 17 मिलियन महिलाओं ने अपनी नौकरी खो दी। इसके अलावा इनकी बेरोजगारी दर की अगर हम बात करें तो पुरुषों की तुलना में वह काफ़ी ज़्यादा है। तो इस तरीके के कारण को हम इसमें लिख सकते हैं पॉइंट्स रूप में। साथ ही साथ अगर हम और कारण की बात करें तो महिलाओं के लिए कम अवसर हैं। अगर लॉकडाउन के दौरान में हम देखें तो महिलाओं को नौकरी खोने की दर पुरुषों से 7 गुना ज़्यादा थी। और यदि वह बेरोजगार हो गए तो पुरुषों के समकक्ष की तुलना में 11 गुना उन्हें अधिक बेरोजगारी रहने की उनकी संभावना थी। अगर उनकी नौकरी चली जाती है तो उसके बाद उनको नौकरी मिलना काफ़ी मुश्किल होती है और वह 11 गुना अधिक बेरोजगार रहने की उनकी संभावना रहेगी। इसके अलावा जो असमान जो घरेलू जिम्मेदारी की अगर हम बात करें तो उन्हें ऑफिस के साथ साथ घरेलू जिम्मेदारियां भी निभानी पड़ती हैं। ये भी एक असमानता का कारण है। साथ ही साथ महामारी से अगर अब पहले की हम बात करें तो एनएसएसओ की रिपोर्ट थी, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय की रिपोर्ट थी, जिसमें महिलाओं द्वारा चाइल्ड के लिए जो समय था वो 4.5 घंटे, जबकि पुरुष के द्वारा जो समय दिया गया वो 0.88 घंटे ही दिया गया। तो इससे हम असमान घरेलू जिम्मेदारी को देख सकते हैं। इसके अलावा इसके जो समाज पर प्रभाव क्या पड़ेंगे इसको हम देख लेते हैं। जो हमारे जो प्रसव पूर्व लिंग परीक्षण है, जो कि चयनात्मक गर्भपात है, वो इससे बढ़ेगा, क्योंकि अगर महिलाओं की समाज में स्थिति अच्छी नहीं होगी तो लोग पुत्रों के लिए वरीयता देंगे। इसको हम इस तरीके से पॉइंट के रूप में लिख सकते हैं कि इसको सन मेटा प्रेफरेंस के रूप में लिख सकते हैं। सन मेटा प्रेफरेंस। इसको आप सन मेटा वरीयता के रूप में इसको देवनागरी लिपि में लिख सकते हैं। और एक बॉम्बे अस्पताल के अध्ययन के बारे में लिख सकते हैं जिसमें 96 जो महिलाओं ने गर्भपात कराया है। इसके अलावा कार्यस्थल पर जो यौन उत्पीड़न की समस्या है ये भी एक समाज पर प्रभाव डालती है। और जो महिलाओं में कुपोषण की जो समस्या है, क्योंकि जो महिलाएं जो परिवार में होती हैं वह सबसे बाद में भोजन करती हैं और सबसे कम भोजन करती हैं। साथ ही साथ प्रेगनेंसी के दौरान भी उनकी यही स्थिति रहती है, जिससे भारत में बाल कुपोषण दर भी बढ़ जाता है। महिलाओं की शिक्षा का कम होना, जो फैमिली होती हैं वह अगर बेटा है और बेटी है उनके बीच में बेटे को पढ़ाने के लिए ज़्यादा वरीयता देते हैं, जिसके कारण से महिलाओं की शिक्षा कम रह जाती है। और साथ ही साथ शिक्षा कम होने का कारण ये भी है कि उनको घर पर मदद करना पड़ती है। साथ ही साथ जो समाज में हिंसा का डर महिलाओं के प्रति है उसके कारण भी फैमिली उनको स्कूल में नहीं भेजती। इसके साथ ही ड्रॉप आउट रेशियो भी ज़्यादा है महिलाओं का उच्च कक्षाओं में। इसके अलावा महिलाओं में जो स्वास्थ्य की दयनीय स्थिति है, इनके लिए कम स्वास्थ्य सुविधाएं हैं। प्रसव के दौरान मौत होने की दर भी काफ़ी अधिक है। इसके अलावा ये एक प्रथा है समाज में कि बच्चियों को जो स्तनपान कराने की जो प्रथा है कि उनको कम समय के लिए स्तनपान कराया जाए। तो इस तरीके की रूढ़िवादी सोच भी समाज में इनके प्रति है। अगर हम बात कर लें कि महिलाओं का समाज पर प्रभाव, तो महिलाओं को अधिक काम करना पड़ता है। एक उनको ऑफिस में भी काम करना पड़ता है, साथ ही साथ उनको घर की जिम्मेदारियों को भी निभाना पड़ता है। जो संसाधन हैं उन तक असमान पहुँच है। कई महिलाएं अकुशल हैं, जिसके कारण से उनको जो कार्य करना पड़ता है वह असंगठित क्षेत्र में करना पड़ता है। जो सार्वजनिक कार्यालय में अगर हम बात कर लें तो आरक्षण की जो जहाँ पर भी आरक्षण दिया जा रहा है वहाँ आरक्षण की अन्यायपूर्ण नीति है, क्योंकि इनकी जो अगर जनसंख्या में अगर भागीदारी देखी जाए तो वह 47% है, जबकि इनको जो आरक्षण दिया गया है कार्यालय में वो केवल 33% दिया गया है। जबकि विधानसभा और लोकसभा में जो महिलाओं के आरक्षण का जो मुद्दा है वो 2008 से
जो 108वां संशोधन के रूप में लाया गया था बिल, वह आज तक पेंडिंग है, आज तक पास नहीं किया जा सका है। इसके अलावा महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार की घटनाएं भी होती हैं समाज पर, इसके प्रभाव के रूप में देख सकते हैं बलात्कार के रूप में, दहेज हत्या के रूप में। दहेज प्रथा के खिलाफ कानून बन जाने के कारण भी ये जो प्रथा है बदस्तूर जारी है समाज के अंतर्गत। साथ ही साथ जो महिलाएं हैं शक्तिहीन हैं, जबकि संविधान द्वारा अनुच्छेद 14 के अंतर्गत ये गारंटी दी गई है कि सभी को समानता का अधिकार है, लेकिन वह स्थिति महिलाओं के स्तर पर नहीं दिखती। अगर हम बात करें आज समय की ज़रूरत क्या है, तो सबसे बड़ी ज़रूरत है कि सब में बिहेवियरल चेंज लाया जाए, व्यवहारिक परिवर्तन किया जाए कि जो बच्चों की जिम्मेदारी है वह पति को भी साझा करनी चाहिए। और इस तरीके से अभी हम व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए इस तरीके के इनिशिएटिव ले सकते हैं कि उन्हें जो भी परिवार में पति बच्चे की देखभाल करने में सहायता करेंगे उनको करों में रियायत दी जाए। इसके अलावा जो लड़कियों की जो पारंपरिक रूप से जो पुरुष प्रधान प्रोफेशन माने जाते हैं, जैसे कि सशस्त्र बल या सूचना प्रौद्योगिकी, उसमें महिलाओं को बढ़ावा दिया जाए, उनको प्रोत्साहन दिया जाए। साथ ही साथ अभी सुप्रीम कोर्ट ने जैसे कहा है कि महिलाएं सेना में कमांडिंग पदों पर आसीन हो सकती हैं। इसके अलावा पुरुषों के लिए जो पैटर्निटी लीव पितृत्व अवकाश का भी प्रावधान किया जाए। महिलाओं को रोजगार में बढ़ावा दिया जाए कंपनियों के द्वारा कि वह उनको ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार दें, तो कंपनियों को भी इसमें प्रोत्साहन किया जाना चाहिए सरकार की तरफ से। साथ ही साथ काम पर लैंगिक न्याय होना चाहिए। लैंगिक न्याय का मतलब उनको समान कार्य के लिए अगर पुरुष भी वही काम कर रहा है, महिला भी वही काम कर रही है, तो उनको समान वेतन मिलना चाहिए। साथ ही साथ जो कार्यस्थल पर जो लैंगिक उत्पीड़न की जो घटनाएं होती हैं उसके लिए अधिनियम लाया गया है, कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न निवारक प्रतिषेध अधिनियम 2013। जो विशाखा गाइडलाइन दी गई थी उन्हीं को ही अधिनियम के रूप में अधिनियमित किया गया है, तो इसका ठीक तरीके से क्रियान्वयन किया जाना चाहिए। साथ ही साथ जो सभी जो कर्मचारियों के लिए जो उनके जो महिलाओं के प्रति जो पूर्वाग्रह हैं उनको दूर करने के लिए पाठ्यक्रम को बढ़ाया जाना चाहिए। और जो महिलाएं उनको प्रमोट किया जाना चाहिए कि वह टीम को लीड करें प्राइवेट कंपनीज में। साथ ही साथ उनको अगर वो लीड करना चाहती हैं तो उनको प्रशिक्षण प्रोवाइड कराया जाना चाहिए कंपनी की तरफ से। साथ ही समाज में लैंगिक संवेदीकरण को बढ़ाया जाना चाहिए, चाहे वह परिवार के स्तर पर हो, स्कूल के स्तर पर हो या कार्यस्थल के स्तर पर हो। अगर जो हमारी एनसीईआरटी पुस्तकों में जो लैंगिक पूर्वाग्रह से संबंधित कोई अगर लेख है तो उन लेखों को डिलीट किया जाना चाहिए। जो सामाजिक सुरक्षा एवं वित्तीय साक्षरता को इंक्रीज किया जाना चाहिए। महिलाओं को जो लाभ पहुंचाने के लिए जो हमारे जो उद्योग हैं उनका औपचारीकरण किया जाना चाहिए, उनको ऑर्गेनाइज किया जाना चाहिए। और लेकिन जब तक उनको असंगठित नहीं किया जा सकता है तब तक उनको असंगठित क्षेत्र में ही महिलाओं को लाभ दिया जाना चाहिए। जैसे कि प्रोग्राम चल रहा है स्वयं सहायता समूह बैंक लिंकेज कार्यक्रम, जिसमें महिलाओं को ब्याज में सब्सिडी प्रोवाइड कराई जाती है। साथ ही साथ उनको प्रेरित किया जाता है कि वह बैंक के साथ जुड़ें और उससे लोन लें। इसमें साथ ही साथ जो अर्थव्यवस्था में भागीदारी के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन, जो मातृत्व लाभ जैसे कानून है उसका सफल क्रियान्वयन किया जाना चाहिए। साथ ही साथ उनको राजनीतिक प्रतिनिधित्व जो अभी ने पंचायत के स्तर पर किया है वैसा विधानसभा और लोकसभा के स्तर पर भी किया जाना चाहिए। इसके अलावा अब इसके हम आगे के रास्ते की अगर बात करें तो हमें जो नॉर्डिक देश हैं जिसमें महिलाओं की जो स्थिति है काफ़ी अच्छी है, तो उनसे हमें सीखना चाहिए। साथ ही साथ जो महिलाओं को नेतृत्व व निर्णय लेने में भागीदारी को सुनिश्चित किया जाना चाहिए। अनुसंधान व वैज्ञानिक साहित्य में उनको बढ़ावा दिया जाना चाहिए। इस तरीके के कुछ प्रमाण हैं कि महिलाओं के द्वारा नेतृत्व करने वाले जो देश थे उनने कई देशों की अपेक्षा महामारी में जो अभी पेंडेमिक आया कोविड-19 उसमें प्रभावी तरीके से उस पर निपटने में उन्होंने भूमिका निभाई। तो इस तरीके का भी हम इस प्रमाण को लिख सकते हैं। अगर हम निष्कर्ष की बात करें तो लैंगिक समानता एक मानव अधिकार है। ये महिलाओं पर कोई उपकार नहीं बल्कि उनका ये एक अधिकार है जो सभी को सम्मान व स्वतंत्रता से जीने का अधिकार देता है। और अगर हम देश के अगर संपूर्ण विकास की अगर बात करते हैं तो उसमें लैंगिक समानता एक पूर्व शर्त के रूप में है। बिना लैंगिक समानता लाए हम देश में विकास के स्तर को नहीं पा सकते। तो इस तरीके का निष्कर्ष आप इसमें देख सकते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये GS2 पॉलिटी से संबंधित है। इसमें पूछा गया है कि क्या आपको लगता है कि जो GST है माल और सेवा कर है उसने शासन ने सहकारी संघवाद के सिद्धांत को कमजोर करते हुए केंद्र राज्य संबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है। तो इसको आपका समालोचनात्मक उसका जांच करना है। इसमें जब आपसे समालोचनात्मक पूछा जाए तो इसमें सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन दीजिए, फिर उस जो कथन पूछा गया है उसके पक्ष और विपक्ष में अपने तर्क दीजिए,
फिर लास्ट में निष्कर्ष इसमें शामिल किया जाता है। अगर हम इसके इंट्रोडक्शन की बात कर लें तो हम इसके इंट्रोडक्शन में 101वां संविधान संशोधन का जिक्र कर सकते हैं जीएसटी के रूप में, और ये कब से लागू हुआ, 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ। साथ ही साथ संघवाद के बारे में भी इसमें लिख सकते हैं कि भारत में जो सहकारी संघवाद का जो विचार है, केंद्र राज्य संबंधों के साथ साथ जो राज्यों के साथ साथ जो स्थानीय सरकारों के बीच में भी संबंध को बड़ा बताता है। इसके अलावा इसमें जीएसटी की डेफिनेशन भी दी जा सकती है कि वस्तु एवं सेवा कर पर जो लगाया जाने वाला एक अप्रत्यक्ष कर है, जो कि ये जो वैट और उत्पाद शुल्क थे उनको समाहित करने वाला एक बहुस्तरीय गंतव्य उन्मुख टैक्स है। इस तरीके से इसमें इसका परिचय दिया जा सकता है। अगर हम बात करें जिसमें पूछा गया है कि केंद्र राज्य संबंध पर जो जीएसटी का प्रभाव पड़ा है उसके बारे में, तो अगर देखा जाए तो इससे राज्य के संसाधन घटे हैं। जो केंद्र प्रायोजित योजनाएं थीं जिसमें सेंट्रल का जो परसेंटेज रहता है 60% और जो राज्यों का परसेंटेज रहता है 40%, उसमें राज्यों का शेयर बढ़ा है। इसके अलावा जो केंद्र पर राज्यों की निर्भरता बढ़ी है क्योंकि इनके जो स्वयं के जो स्रोत थे राजस्व के वह कम हो गए हैं। 2014-15 का ये हम आंकड़ा दे सकते हैं कि 2014-15 में 55% इनकी अपने राजस्व से आय होती थी, जबकि जो 2020-21 की अगर बात करें तो वे 50.5% ही है। इसके अलावा अगर हम पेट्रोलियम उत्पाद, संपत्ति कर एवं अल्कोहल को अगर छोड़ दें तो उसके अलावा जो उत्पाद शुल्क और जो अप्रत्यक्ष कर हैं वो जीएसटी में शामिल कर लिए गए हैं, जिससे इनके सोर्सेस में कमी आई है। साथ ही साथ इनके जो हस्तांतरण की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के मुआवजे में कमी आई है, जबकि इन राज्यों को मुआवजे की सबसे ज़्यादा आवश्यकता है। और अगर हम बात करें पेंडेमिक की तो राज्यों के जो अधिकांश जो राजस्व है वह इलेक्ट्रॉनिक, फैशन व मनोरंजन जैसे सामानों से आता है, जो कि सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए थे कोविड-19 के समय पर। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसके विपक्ष में भी तर्क दे सकते हैं कि इसने सहकारी संघवाद को कमजोर नहीं बल्कि मजबूत करा है। जैसे कि अगर हम जीएसटी की आपूर्ति श्रृंखला में अगर इनपुट टैक्स क्रेडिट की बात करें तो इससे केंद्र और राज्य का संबंध बेहतर हुआ है, जिसने एक देश को एक भारतीय संघ बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, क्योंकि जीएसटी एक वन कंट्री वन टैक्स के रूप में इसको लागू किया गया है। इसके अलावा जीएसटी काउंसिल की अगर हम बात करें तो निर्णय में जो राज्यों की भागीदारी है जीएसटी काउंसिल में, वो राज्यों की भागीदारी है 2/3, जबकि सेंट्रल के पास केवल इसमें 1/3 ही वोट है। तो इसके कारण से इसने सहकारी संघवाद को मजबूत किया है। अगर हम फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट की अगर बात करें तो 10 फाइनेंस कमीशन से 14 फाइनेंस कमीशन के रूप में अगर हम देखें तो राज्यों का हिस्सा लगातार बढ़ा है, और अभी भी हम 15 फाइनेंस कमीशन की अगर बात कर लें तो राज्यों का हिस्सा 41% है। साथ ही साथ अभी जो जीएसटी कंपेंसेशन के रूप में जो जीएसटी के कारण जो नुकसान हुआ है राज्यों को, उसके कंपेंसेशन देने के लिए, राज्यों को मुआवजा देने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने, केंद्र सरकार ने एक विशेष उधार भी लिया है राज्यों को मुआवजा देने के लिए। तो इसके द्वारा हम ये तर्क दे सकते हैं कि सहकारी संघवाद को इसने मजबूत किया है, ना कि कमजोर। तो इसके बाद हम इसमें आगे की राह के बारे में देख सकते हैं, इसके निष्कर्ष के बारे में बात कर सकते हैं कि राज्यों के प्रति सुधार का दृष्टिकोण अपनाया जाए, जो राजकोषीय जो चिंताएं हैं उनको और अधिक सुलझाने का प्रयास किया जाए। साथ ही साथ जो संघवाद जो संवाद है उनके बीच में जो ट्रस्ट डेफिसिट है, विश्वास घाटा है, उसको कम करने का प्रयास किया जाना चाहिए। इसके लिए जो जीएसटी काउंसिल की जो बैठक है वह एक से अधिक बार उनको मिलना चाहिए। साथ ही साथ कुछ लंबित सुधार हैं केंद्र और राज्यों के साथ, वह उनको मिलकर जो पीछे छूट गए हैं, जैसे कि भूमि, श्रम बाजार और कृषि क्षेत्र के जो मुद्दे हैं उनको सॉल्व करने का उनको प्रयास किया जाना चाहिए। तो ये इसमें वे फॉरवर्ड के रूप में हम इसके निष्कर्ष को इसमें शामिल कर सकते हैं, और इस तरीके से हम इसमें शामिल कर सकते हैं कि केवल उन्होंने सहकारी संघवाद को कुछ समस्याएं हैं, लेकिन सहकारी संघवाद को बढ़ाने का भी प्रयास जीएसटी के द्वारा किया गया है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये GS1 सोसाइटी से संबंधित है, जिसमें बात की गई है कि भारत की जो वृद्ध आबादी की सतत वृद्धि जो हो रही है वह कई सामाजिक आर्थिक चुनौतियां प्रस्तुत करती है। हमें नई जनसांख्यिकी वास्तविकता के दायरे को शीघ्रता से पहचानना चाहिए और वर्तमान नीतियों के अंतर्गत उसको समायोजित किया जाना चाहिए। इस कथन पे आपको विचार विमर्श करना है, डिस्कस करना है 250 वर्ड में। तो चलिए देख लेते हैं। इसको भी हम उसी तरीके से चलेंगे। सबसे पहले इसका हम परिचय के रूप में, इसकी कई डेफिनेशन के रूप में हम स्टार्ट कर सकते हैं, या कोई स्टैटिस्टिक्स के रूप में उसको इसमें शामिल कर सकते हैं। जैसे हम इसमें शामिल करेंगे एनजीओ हेल्प पेज का डेटा, जिसमें उन्होंने बताया
कि 47% बुजुर्ग परिवार पर निर्भर हैं। साथ ही साथ जो 34% है वे पेंशन व कैश ट्रांसफर पर जी रहे हैं। इसके अलावा जो 40% है उन्होंने जो बुजुर्ग हैं उन्होंने काम करने की इच्छा जाहिर की है। इसके अलावा अगर हम आंकड़े की बात करें तो 2009 में 88 मिलियन बुजुर्ग थे, जो कि 2050 तक कितने हो जाएंगे, 320 मिलियन। इसके अलावा अगर जनसंख्या वृद्धि की अगर हम बात कर लें तो 2000 से 2050 तक देश की जनसंख्या में 60% वृद्धि का अनुमान है, जबकि 60% से जो अधिक आयु वाले लोग होंगे उसमें जो वृद्धि होगी वह 360% ज़्यादा हो सकती है। 71% अगर हम ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में इनके विभाजन की बात करें तो जो 71% जो वृद्ध हैं वह जनसंख्या उनकी ग्रामीण है, जबकि 29% जो हैं वह शहरी क्षेत्रों से आते हैं। इसके अलावा हम बुजुर्गों से संबंधित संवैधानिक एवं कानूनी प्रावधान के बारे में भी देख सकते हैं। जो आर्टिकल 14 बात करता है कि काम पाने के लिए, शिक्षा पाने के लिए या बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी या निःशक्तता की दशाओं में लोक सहायता पाने का अधिकार को संरक्षित करता है आर्टिकल 41। इसके अलावा आर्टिकल 46 में अनुसूचित जाति व जनजाति और समाज के जो कमजोर वर्गों के लिए शैक्षणिक आर्थिक हितों को प्रोत्साहन, साथ ही साथ जो सामाजिक अन्याय है उससे शोषण से उनकी सुरक्षा करना। तो ये आर्टिकल 46 का इसमें भी हम जिक्र कर सकते हैं वृद्ध आबादी के लिए। इसके अलावा एक अधिनियम है माता पिता वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण और कल्याण अधिनियम 2007, इसको भी हम इसमें शामिल कर सकते हैं। तो इसमें से आप किसी भी एक आंकड़े को लेकर इसका इंट्रोडक्शन शुरू कर सकते हैं, या तो आप एनजीओ हेल्पेज को लेकर शुरू कर सकते हैं, या ये 88 मिलियन बुजुर्ग जो कि 320 मिलियन हो जाएंगे इसको, या किसी संवैधानिक या कानूनी प्रावधान के द्वारा इसके इंट्रोडक्शन को शुरू किया जा सकता है। इसके अगर हम बात कर लें तो वृद्धों से संबंधित समस्या क्या है उसके बारे में देखते हैं। वृद्धों से संबंधित समस्याओं को हम 3 पार्ट में बांटते हैं, सामाजिक, वित्तीय और स्वास्थ्य में। अगर सामाजिक की बात करें तो जो औद्योगिकीकरण हुआ, शहरीकरण हुआ और वैश्वीकरण हुआ, जिससे समाज में पारंपरिक जो मूल्य थे, संस्थान थे, जो फैमिली इंस्टीट्यूशन था, जो पारिवारिक संस्था थी, वो एक तरीके से कमज़ोर हुई है। और जो अंतर पीढ़ी जो संबंध है, एक बुजुर्गों और जो युवा पीढ़ी के बीच में जो संबंध हैं वह कमज़ोर हुए हैं। साथ ही साथ जो बच्चों द्वारा जो अपने माता पिता के प्रति लापरवाही देखने को मिली है, सेवा, और जब वह अपनी सेवा में होते हैं, किसी सेवा में, नौकरी में होते हैं, तो उनके पास कई अधिकार होते हैं, और एकदम से जब वह सेवानिवृत्त होते हैं तो इसके कारण से उनको कई सारी निराशा झेलनी पड़ती है। बुजुर्गों में शक्तिहीनता, अकेलापन और अलगाव की भावना ज़्यादा है। साथ ही साथ कई बुजुर्ग तो 36% सर्वे किया गया जिसमें 36% बुजुर्ग अपने आप को बोझ समझते हैं। तो ये एक सामाजिक उनकी समस्याएं हैं। इसके अलावा वित्तीय समस्या की अगर हम बात करें तो बुनियादी आवश्यकता के लिए उनको अपने बच्चों पर निर्भर रहना पड़ता है, ये सबसे बड़ी समस्या है। साथ ही साथ आज हम इलाज की बात करें तो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर काफ़ी ज़्यादा है, जिसके कारण जो उनके इलाज पर खर्च बढ़ रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों से यदि युवाओं के प्रवसन की अगर हम बात करें तो ग्रामीण क्षेत्र में, जब अभी हमने बात की कि 71% आबादी जो बुजुर्ग है वह ग्रामीण क्षेत्र में है, और जिसके कारण से युवाओं को प्रवसन होने के कारण बुजुर्गों को अकेलापन झेलना पड़ रहा है, और जो आवास की उनकी अपर्याप्त सुविधाएं हैं जिसके कारण से उन्हें काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अगर हम स्वास्थ्य की बात करें तो जो वृद्धावस्था में बहुविकलांगता, जैसे कि कई तरीके की एज संबंधित जो बीमारियां होती हैं, जैसे कि अंधापन, बहरेपन और इस तरीके की जो प्रचलित समस्याएं हैं उनको उसमें झेलना पड़ता है। साथ ही साथ ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव है। इसके अलावा बुजुर्ग जो पुरुष होते हैं उससे ज़्यादा समस्याएं बुजुर्ग महिलाओं की होती हैं, क्योंकि उनके साथ लिंग आधारित भेदभाव भी होता है, और जो उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वह पुरुषों से ज़्यादा होती है, जिसके कारण से जो 80 वर्ष से अधिक की आयु में लगभग 71% महिलाएं विधवा हैं। कम साक्षरता के कारण जो समाज में उनके लिए जो योजनाएं चल रही हैं उनका भी वह लाभ ठीक तरीके से नहीं उठा पाती। इसके अलावा अगर हम बात करें तो बुजुर्गों की देखभाल के लिए क्या रोड मैप तैयार किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा या अन्य प्रयासों के द्वारा, तो उसके बारे में हम देख लेते हैं। अगर हम बात करें मैड्रिड इंटरनेशनल प्लान ऑफ एक्शन ऑन एजिंग MIPAA, ये एक प्लान है बुजुर्गों के लिए जिसको में भारत भी शामिल है। तो अगर वृद्धों से संबंधित अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आप इसको इसमें शामिल कर सकते हैं, मैड्रिड इंटरनेशनल प्लान ऑफ एक्शन ऑन एजिंग। इसमें ये 2002 में आया था। इसके 3 प्राथमिक क्षेत्र हैं जिसमें वृद्ध व्यक्ति और विकास करना, साथ ही साथ सेकंड में बुढ़ापे में स्वस्थ स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा देना, सक्षम एवं सहायक वातावरण इनके लिए सुनिश्चित करना।
तो ये मैड्रिड इंटरनेशनल प्लान ऑफ एक्शन ऑन एजिंग के बारे में आप लिख सकते हैं। इसके अलावा और क्या रोड मैप है कि गरीबी और जो प्रवास और शहरीकरण के जो मुद्दे हैं उनको भी विकासात्मक योजनाओं में शामिल किया जाना चाहिए। इसके अलावा जो WHO ने 2020-30 के लिए स्वस्थ उम्र बढ़ने का दशक घोषित किया है। स्वस्थ उम्र बढ़ने का दशक किसके द्वारा घोषित किया गया है? WHO के द्वारा 2020 से 30 तक, जिसमें एम्स जो हमारी संस्था है, स्वास्थ्य संबंधी जो संस्था है, उसको एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाना है। इसके अलावा जो सामाजिक और जो विधवा पेंशन है उसको बढ़ाया जाना चाहिए, उसका सार्वभौमिकरण किया जाना चाहिए। साथ ही साथ लोगों के बीच में उन जो योजनाएं चल रही हैं उनके बीच में जागरूकता को भी बढ़ाया जाना चाहिए। जो आयुष्मान भारत जो स्कीम चल रही है भारत में, जिसमें इन समस्याओं को भी शामिल किया जाना चाहिए, जिसमें उनकी जीवन शैली में संशोधन किया जा सके, या जो नॉन कम्युनिकेबल डिसीज, गैर संचारी जो रोग होते हैं उनको भी इसमें शामिल किया जाना चाहिए। साथ ही साथ जो बुजुर्ग से संबंधित जो समस्याएं होती हैं, उम्र बढ़ने के साथ जो समस्याएं होती हैं, दृष्टि और श्रवण संबंधी समस्याएं, तो उनको भी इसके अंतर्गत शामिल किया जाना चाहिए। अगर हम बात करें सरकार द्वारा क्या इसके लिए पहल की गई है, उसके बारे में देख लेते हैं कि हमारी भारत सरकार ने इसके लिए क्या पहल की है। तो वृद्ध व्यक्तियों के लिए एक एकीकृत कार्यक्रम चल रहा है, इंटीग्रेटेड प्रोग्राम फॉर ओल्ड एज पॉपुलेशन के लिए, जो कि बुनियादी सुविधाएं और इनकी जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए प्रयास कर रहा है। इसके अलावा एक राष्ट्रीय वयोश्री योजना चल रही है, जो कि पात्र लाभार्थियों को जो असिस्टेड लिविंग डिवाइसेस प्रोवाइड कराती है, सहायक उपकरण प्रोवाइड कराती है, कि जो एज बढ़ने के साथ साथ जो बहरेपन और जो आँख से कम दिखने की जो समस्या होती है उसके लिए उनको असिस्टेड लिविंग डिवाइसेस प्रोवाइड कराई जाती है, जिससे उनका जीवन आसान बनाया जा सके। ये जो स्कीम चलाई जा रही है एल्मिको के द्वारा चलाई जा रही है। इसके अलावा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना है, वह भी पेंशन देने का काम करती है बुजुर्गों को। वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना है, प्रधानमंत्री वय वंदना योजना है। इसके अलावा वयोश्रेष्ठ सम्मान है, जिसको आप इसमें शामिल कर सकते हैं। तो अगर वृद्धों से कोई क्वेश्चन अगर मेंस में आता है तो इसमें से 3-4 योजनाओं का आप उसमें जिक्र कर सकते हैं। इसके अलावा अगर उपाय आगे क्या किए जाने चाहिए, क्या वे फॉरवर्ड होना चाहिए, कि जो मासिक पेंशन है उसको बढ़ाकर लगभग 2000 किया जाना चाहिए। इसके अलावा जो प्रधानमंत्री आवास योजना है, जिसके अंतर्गत सभी को आवास प्रोवाइड कराना है, उसमें वृद्धों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। और जो जमा ब्याज जो किया जाता है उस पर कर को हटाया जाना चाहिए। जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो वृद्धावस्था से संबंधित जो स्वास्थ्य सुविधाएं उनके लिए उपलब्ध कराई जानी चाहिए, क्योंकि अगर हम देखें तो 71% जो पॉपुलेशन है वह ग्रामीण स्तर पर है बुजुर्गों की। इसके अलावा पंचायत स्तर पर भी काफ़ी प्रयास किए जाने चाहिए, क्योंकि ग्रामीण आबादी ज़्यादा है, तो इसके लिए वहाँ पर पुस्तकालय या क्लब जैसी कुछ मनोरंजन सुविधाएं बुजुर्गों के लिए हों, जिससे वह अकेलापन उनका दूर किया जा सके। साथ ही साथ जो ग्राम स्तर पर बुजुर्गों की सराहना की जानी चाहिए, जो उन्होंने पहले कार्य किया है उससे संबंधित उनको कोई कार्य प्रोवाइड कराया जाना चाहिए। साथ ही साथ उनको कार्य के लिए उनकी सराहना भी की जानी चाहिए। तो ये था हमारा सेशन, जिसमें हमने 4 क्वेश्चन डिस्कस किए। आगे के सेशन में भी हम इस तरीके से मेंस के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये जो हैंड रिटन नोट्स की जो PDF है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल अनलॉक GS एकेडमी पे मिल जाएगी, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और इसी तरीके के सेशन हम आपके बीच में लाते रहेंगे। प्लीज़ स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब द अनलॉक GS एकेडमी। थैंक यू।